Hello guys, welcome to Avyana Is Academy. I am Vedveer and we are preparing business economics. That is a very important unit for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक फंक्शन इंट्रोडक्शन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व और आपका जो डिमांड है, डिमांड फंक्शन, डिमांड के टाइप क्या क्या होते हैं और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हैं तो वो प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास क्लास रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। मतलब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और प्रोडक्शन से क्या लिंक होता है हमारी इकोनॉमिक्स का। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है? क्योंकि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, जैसे आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाए, उसको इकोनॉमी में आपने क्या किया, कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया और उसके बदले में उसने क्या किया, आपको एक प्राइस पे किया। ठीक है, और इस प्राइस से आप क्या करोगे, उन लोगों को फैक्टर ऑफ पेमेंट से आप उनका जो भी रिटर्न है वो आप वापस करोगे। अब यही चीज हम देखेंगे कि हम कितना इनपुट लगाएं, कितना आउटपुट जनरेट होगा, उसकी हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यही सारी चीजें जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। आप किसी में रॉ मटेरियल लगाओ, जैसे आपने रॉ मटेरियल लगाया, रॉ मटेरियल को आपने जो है यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, फैक्टर्स लगाए अपने, और फैक्टर्स लगा के इसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया किस में, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस से और काम किया आपने, फिर क्या बन गया, वो फिनिश गुड बन गया। तो ये जो सारा काम है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन का मतलब है आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे आपने लेबर लगाई, ठीक है, फैक्टर लगाए आपने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने के बाद उसको आपने वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, उस पर फिर और काम आपने स्टार्ट किया, फिर वो क्या बन गया, हमारा फिनिश गुड। तो ये जो प्रोसेस है हमारा रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक का कन्वर्जन जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। तो हम प्रोडक्शन से क्या मतलब समझते हैं? इट इज द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड। ठीक है, तो क्या कहता है? इट इज द ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब आपके पास रिसोर्सेज है कोई, और रिसोर्सेज से आपने क्या कर दिया, उसको फिनिश प्रोडक्ट में मूव कर दिया। जब आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में मूव करोगे तो ये 2 चीजें बनेंगी हमारी, या तो हमारा गुड्स बनेगा या हमारी सर्विसेज बनेंगी। तो यहां पर ये चीज हम क्या देखते हैं, हम प्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने जो रिसोर्सेज हमने लगाए हैं उनको यूटिलाइज कर सकें और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई। ये चीज मैंने आपको बताई, किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, रॉ मटेरियल को, किस में, फिनिश गुड में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन प्रोसेस हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस हो गया कि हमने अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करा और उससे एक प्रोडक्ट जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहां पर प्रोडक्शन में गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें इंक्लूड आपकी हो जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इज एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अदर पीपल वांटेड थ्रू द एक्सचेंज। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम पीपल को देना चाहते हैं, एक्सचेंज करेंगे और उसके बदले में हमें कोई चीज, पैसा वापस मिलेगा। मतलब हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर हम सोसाइटी को वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, कंज्यूमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, तो कंज्यूमर उसके बदले में क्या करेगा, हमें पेमेंट करेगा। उस पेमेंट को यूज करके हम दोबारा से प्रोडक्शन में लगाएंगे और हम और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। जब तक हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक हम जो वो क्या सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करेंगे, हम अपने रॉ मटेरियल लगाएंगे, रिसोर्सेज लगाएंगे और उसको एक बेटर गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोड्यूस करेंगे, तब जाके हम सोसाइटी में उसको जनरेट कर पाएंगे। और उससे फिर क्या होगा, लोग खरीदेंगे और खरीदने के बाद हमें पेमेंट करेंगे। तो ये जो एंटायर प्रोसेस रहता है इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन एक एक्सचेंज प्रोसेस है। ठीक है, देखिए,
तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एक एंटरप्रेन्योर। ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा जिनको हम यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। अब ये लैंड क्या हुई? लैंड का मतलब क्या हुआ? जमीन, एसेट, जिसपे वही हम प्रोडक्शन करेंगे। जब तक आपके पास जमीन नहीं होगी, हवा में थोड़ी प्रोडक्शन करोगे, तो उसके लिए आपको सेटअप चाहिए। अब वो सेटअप कहाँ पे लगाओगे आप? जमीन पे लगाओगे। लेबर, सेटअप लगा लिया आपने, काम कौन करेगा? लेबर करेगी। मैन फोर्स या आपकी जो जितना भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? वो आपकी लेबर और वर्क फोर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या? कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक चीज और इसमें आती है, एंटरप्रेन्योर। कैपिटल के बाद एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? वो पर्सन जो अपना पूरा सेटअप लगा रहा है, जो कैपिटल अरेंज कर रहा है, जो रिसोर्सेज को अरेंज कर रहा है और उनको सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस कर रहा है, एक्टिविटीज को प्लान कर रहा है कि कब कहां पर कैसे करना है, और उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वो पर्सन जो ये सारा सेटअप कर रहा है, कोई ना कोई तो इन चीजों को यूज करेगा। मतलब लैंड को एक्वायर करेगा या लैंड को परचेज करेगा, लेबर को रखेगा और उसके बाद कैपिटल को भी यूज करेगा। तो वो जो पर्सन ये सारी एक्टिविटीज को प्लान कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपना पैसा लगाएगा, अपना जो कैपिटल है वो जनरेट करेगा, रिसोर्सेज को एंगेज करेगा और सारी एक्टिविटीज को प्लान करेगा और उससे प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो वो जो पर्सन ये सारा सरदर्दी ले रहा है, वो कौन है? एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में आपको क्या मिलेगा? अगर आपके पास कोई लैंड है, लैंड के बदले में आपको क्या देना है? अगर आपने किसी की लैंड को अपने उस पे एक्वायर किया है, या लैंड पे मान लो आपकी लैंड है, उस पे हम ये कह सकते हैं रेंट देना पड़ेगा, या रेंट उस पे मतलब जो है हमने बिल्डिंग बनाई या कोई और चीज है आपके, तो उस पे बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को आपने मतलब रेंट पे दिया। ठीक है, उस पे रेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर मतलब जो है कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी लैंड है उसके रिटर्न में हम क्या पे करेंगे? रेंट। जो लेबर है उसके बदले में उसको क्या पे करेंगे? वेजेस। और जो कैपिटल है उसके बदले में क्या पे करेंगे हम उसको? इंटरेस्ट। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये हो गए रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां पे आप लिख सकते हो, लैंड के आगे लिख लेना रेंट, लेबर के आगे लिख लेना वेजेस, कैपिटल के आगे लिख लेना इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर के आगे लिख लेना प्रॉफिट। कई बार इसमें मैचिंग भी आ जाती है आपके, इनमें मैचिंग करो किसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, ये सब चीजें हम कब दे पाएंगे? जब हमारे पास हमारा प्रोडक्शन जो हमने करी है, वो प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिकेगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो हम ये चीजें पे कर पाएंगे। हम रेंट भी तभी दे पाएंगे, हम जो वेजेस हैं वो भी तभी दे पाएंगे, और अपना जो इंटरेस्ट है वो भी तभी दे पाएंगे, और हम जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी तभी दे पाएंगे। तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि फैक्टर और प्रोडक्शन को आप टाइमली उस पर पेमेंट करो। ठीक है, तो यहां पर जो है अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने इनपुट लगाया, इनपुट में आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए, और उसको यूज करके आपने क्या किया? आउटपुट जनरेट किया। जब आपने आउटपुट जनरेट किया, आउटपुट को अब आप वेयर हाउस करोगे, वेयर हाउस करने के बाद आप उसको क्या कर दोगे? मार्केट में लॉन्च कर दोगे, मार्केट में आप उसको सेंड कर दोगे। तो ये जो सारा चीजें रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ आ गया आपको, किसके बदले में आप क्या पे करते हो और प्रोडक्शन होता क्या है। ये तीन कॉन्सेप्ट समझ आ गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से कई बार चीजें आपकी आ जाती हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब? देखो, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है कि कितने इनपुट लगा के कितना आउटपुट आपने जनरेट किया। ठीक है, तो Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी,
प्रोड्यूस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, पहले आप समझ लो उसके बाद नोट डाउन करना कि कितनी क्वांटिटी हमने जनरेट करी है बाय द यूजिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ए, बी, सी और डी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, दिस दैट, जितने भी हमने फैक्टर यूज करे हैं उसमें, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज नोन एज क्यू। एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या कोई भी ऐसी चीज जो हमने इनपुट लगाया है, या कोई भी ऐसी चीज जिस पे आपका प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो स्किल्स हो, कोई भी ऐसी चीज जो हम यहां पर लगा रहे हैं और उसको यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी किस में आ जाएंगे, क्वांटिटी में आ जाएंगे। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट। वही चीजें मैंने आपको बताई कि कितना आउटपुट हम जनरेट कर रहे हैं बाय द यूज ऑफ फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट को लगाने के बाद हमने कितना आउटपुट जनरेट किया, उसका जो रिलेशनशिप हमारा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ऑफ ए फर्म एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का हम देखेंगे उठा के कि इस महीने, इस साल में हमने इतना पैसा लगाया, इतना इनपुट लगाया और उसमें हमारा इतना प्रोडक्शन जनरेट हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पीरियड में हमने इतना पैसा लगाया। हम प्रॉफिट और लॉस क्यों कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही जो प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करोगे वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही कैलकुलेट करोगे। आप देखोगे कि एक महीने, एक साल, 6 महीने, 3 महीने, कितना, इतना टाइम से लेके इतने टाइम तक हमने इतना इनपुट जनरेट किया और इतना हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती है। क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और ABCD आपके क्या है, इनपुट फैक्टर हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमारी चीजें इसमें आ जाएंगी वो इस पे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, ये जितने भी आपके ये जो फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और या जो आपकी फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं वो सब आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट है। और क्वांटिटी क्या है आपकी, क्वांटिटी आपकी जो वो डिपेंडेंट है। तो इसमें जो है आपके जो इनपुट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और जो आउटपुट है वो आपका क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि आउटपुट किस पे जनरेट करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। आप इनपुट कैसा लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके इस पे डिपेंड करती हैं। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन समझ आ गया आपको कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इसकी कुछ एजम्पशंस की, कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एजम्पशन आती हैं और वो एजम्पशंस हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कहता है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ही हम बात करेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहां पर एक टाइम पीरियड का ही कैलकुलेट करते हैं कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक, लेट्स से 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, हम कितना पैसा हमने मतलब जो है लगाया और उसमें कितने इनपुट पे हमने कितना आउटपुट जनरेट किया। नेक्स्ट, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब आप दो पीरियड को आप कंसीडर कर रहे हो, एक में टेक्नोलॉजी एडवांस थी, एक में टेक्नोलॉजी आपकी लो थी, एक में आपने लेबर से काम करवाया, एक ने आपने कैपिटल से काम करवाया, मतलब आपने मशीनरी से काम करवाया, अब आप उनको दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स अवेलेबल। आपके पास जो भी बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक अवेलेबल है उनको आप यूज कर रहे हो। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एक में आप जो वो कम उस वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक आप एडवांस वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसमें ये चीजें आपके नहीं आ सकती। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल, मतलब आप उसको जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब आप जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप उस पर लगा सकते हैं। ये नहीं कि मतलब आपको 200 ही लगानी है, 300 ही लगानी है, 100 ही लगानी है, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी फिटेड टू अ शॉर्ट रन और टू अ लॉन्ग रन। मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट रन के लिए करना है तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा, अगर आपको लॉन्ग रन के लिए करना है तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को असेस कर लेंगे और देख लेंगे कि भाई कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है और कैसा आपने उसको चीजों को असेस किया है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई।
अब इसमें एक फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, कॉप डगलस ने क्या करा कि जो है एक अजीब सा फॉर्मूला इन्होंने दिया, और इन्होंने एक चीज बताई कि अगर आप इस तरीके से चीजों को यूज करते हैं तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने मतलब जो है क्या बताया अपना, कि इन्होंने जो है कुछ चीजें बताई, यहां पर ये चीजें इन्होंने बताई, यहां पर इस फॉर्मूले में इन्होंने x और 1 माइनस एक्स लिया है, इसका भी रीजन बताऊंगा मैंने क्यों लिया है, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूला इसका ये होता है y इज इक्वल टू ए प्लस के और l। y क्या होता है हमारा, आउटपुट। अच्छा, फॉर्मूले में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं पता तो फॉर्मूले का लगाने में कोई लॉजिक नहीं है। कल को मान लो अगर पेपर में फॉर्मूला आ जाता है आपसे पूछने के लिए और आपको यही नहीं पता है कि भाई ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू कहां से पुट करोगे जब आपको यही नहीं पता तो। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए जो है वो हमारा एक कांस्टेंट फिगर होती है, के रिप्रेजेंट करेगा हमारा कैपिटल को, और एल रिप्रेजेंट करेगा हमारा लेबर को। तो ये कहता है कि आप जो है एक कैपिटल लगाओ और लेबर लगाओ, उसके हिसाब से आप देखो कि भाई कितना लेबर लगाते हो, कितना आप कैपिटल लगाते हो, फिर आप उसको हिसाब से आपको पता चलेगा कि भाई कितना आपने आउटपुट जनरेट किया है। नॉर्मल उसमें आपका क्या रहेगा, अगर आप ये चीज ध्यान रखना, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मतलब कॉन्स्टेंटली ही आप मूव कर रहे हैं। ठीक है, इफ a प्लस बी ग्रेटर देन 1 है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये चीज आप लिख लेना। ठीक है, इसके मैं जब आपको इसके एमसीक्यू करवाऊंगा तो उसमें इसके क्वेश्चन डालूंगा मैं आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 1 और a प्लस बी लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 7 प्लस 7 के की पावर 0.45 एल की पावर 0.36। अब आपको ऑप्शन में देगा, आपको ये बताना है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या नन ऑफ द अबव। तो आप इसमें देख के बता सकते हैं। आप क्या करो, कुछ नहीं करना है आपको, 0.45 प्लस 0.36, तो ये हमारा लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। अगर इसकी वैल्यू 1 आती तो इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आती तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी यहां पर रिप्रेजेंट होती है, तो इसको आप क्या करो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो पूछेगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ऐसे क्वेश्चन उसने कई बार दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको बोल देगा कि भाई आप जो है वो इसमें से जरा देख के बताइए कि कौन सी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये प्रोडक्शन फंक्शन जो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या उसने क्या क्या कर दिया कि एक बार उसने मैचिंग दी थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी ग्रेटर देन 1 और a प्लस बी लेस देन 1, और आपको बोल दिया कि भाई इसको मैचिंग करो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो इसकी कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन क्या कहती हैं, वो एजम्पशन हमारी ये कहती है कि द प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम दैट आउटपुट फंक्शन ऑफ टू फैक्टर, यहां पे दो ही फैक्टर लिए हमने, कौन कौन से, कैपिटल और लेबर, दो ही फैक्टर हमने लिए, कैपिटल और लेबर, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय के की पावर ए और मल्टीप्लाइड बाय एल की पावर बी। नॉर्मली देखो क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 1 में से a की वैल्यू माइनस कर दो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो b आ जाएगा, तो वो इसीलिए वहां पर उसने x और 1 माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा था। ठीक है, तो हमने यहां पर a और b से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मतलब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें दो ही मतलब फैक्टर हमने लिए हैं, कौन कौन सा, कैपिटल और लेबर। ठीक है, इट इज द लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द
फर्स्ट डिग्री, मतलब नॉर्मल हम जो वो मान के चलते हैं कि भाई नॉर्मल हमारा जो लीनियर उसमें प्रोडक्शन फंक्शन है कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाओगे उसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो भी मूव करेगा। द फंक्शन एज्यूम दैट लॉगरिथम ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज लीनियर फंक्शन ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द लेबर फोर्सेज एंड कैपिटल स्टॉक। इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप जैसे लेबर और वो लॉग टेबल मतलब आप जो उसमें यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर लॉग टेबल का आपका सिस्टम नहीं है, तो आप उसके हिसाब से जो है प्रोडक्शन फंक्शन को आप निकाल सकते हो। देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल हमारी जो सिचुएशन है वो ये है। इससे कम रियल लाइफ में इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसीलिए उसने क्या बोला कि ए की मतलब के ऊपर जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, ए को रिप्रेजेंट करेगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो 1 माइनस ए लिख दो या आप बी को लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑल इनपुट आर होमोजीनियस। आपने जितने भी फैक्टर लगाए हैं, इनपुट जो आपने लगाए हैं वो सारे आपके होमोजीनियस है, सेम आपके नेचर के रहेंगे। देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, हाँ, तो यहां पर आपके जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस में तो कोई ब्रांड नहीं है और इसमें सब लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता है। आपको पता है, कंपनी को पता है कि बायर क्या डिसीजन लेगा, बायर को पता है कंपनी क्या डिसीजन लेगी। मतलब विदाउट ब्रांड आप अपना जो प्रोडक्ट है वो मूव कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस, ठीक है। और यहां पर देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में आपका कोई चेंज नहीं होगा, तभी आपका प्रोडक्शन फंक्शन जो वो आपका यूज होगा। या कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन की एजम्पशन है। कई बार पता है ये एजम्पशन भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी उसकी एजम्पशन है और कौन सी उसकी एजम्पशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ प्रोडक्शन। हमारे दो तरीके के लॉ ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या कहता है यहां पर, अगर हम रिलेशनशिप के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरीके के हमारे लॉ ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और एक होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब आप ये चीज ध्यान रखना कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है वो आपका शॉर्ट रन में अप्लाई होगा और रिटर्न टू स्केल है, स्केल का मतलब आपका लॉन्ग रन में अप्लाई होगा, लॉन्ग रन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब होता है आप लार्ज स्केल पे, स्केल से आप ये समझना है लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे आप प्रोडक्शन करो। बड़े लेवल का मतलब है लॉन्ग रन। और वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शनेट, तो वहां पर शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, ठीक है। अब आप ये चीज ध्यान रखना कि शॉर्ट रन में कुछ फंक्शन हमारे जो होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे फिक्स फैक्टर कोई नहीं होता है, वहां पे ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें मैंने तीन चीजें बताई आपको कि दो तरीके के हमारे लॉ होते हैं प्रोडक्शन के। पहला होता है हमारा शॉर्ट रन का, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग रन का। तो शॉर्ट रन वाले को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि यहां पे कुछ फैक्टर आपके फिक्स रहेंगे, कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल रहेंगे। ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये आप इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार चीजें आपकी आ जाती हैं। वो कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है या लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता है जहां पे कुछ फैक्टर आपके वेरिएबल रहते हैं, कुछ फैक्टर आपके फिक्स रहते हैं, ठीक है। या वो कौन सा लॉ ऑफ या कौन सा लॉ ऑफ प्रोडक्शन होता है जहां पर सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। या तो वो इसका नाम देगा या वो ये पूछेगा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन, इन शॉर्ट रन, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर शॉर्ट रन होगा तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग रन होगा तो उसमें क्या होगा, आप किस तरीके से उसको मूव करोगे, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। चलो पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। देखो यहां पर दो चीजें हैं, प्रपोर्शनेटली जैसे आप वेरी करोगे तो उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एक फैक्टर आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और एक फैक्टर आपका वेरिएबल रहेगा। तो फिक्स वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिक्स रहेगा चाहे आप आउटपुट जनरेट करो या आउटपुट जनरेट मत करो। तो कुछ फैक्टर को हम क्या मानेंगे,
फिक्स मानेंगे और एक फैक्टर को हम क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे। दो ही फैक्टर की बात करेंगे। वेरिएबल वाले को हम चेंज कर सकते हैं, वो वेरी करेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, वेरी करेगा, उसके हिसाब से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे टीपी, एपी और एमपी कैसे मूव करता है। इसके हम मूवमेंट देखेंगे टीपी, एपी, एमपी। अब ये टीपी का मतलब क्या है यहां पे, टोटल प्रोडक्ट। एपी का क्या मतलब है यहां पे, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट। और एमपी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरी गुड। ठीक है, और एमपी का मतलब क्या है हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टीपी, एपी, एमपी की मूवमेंट देखेंगे हम कि अगर हमने एक फैक्टर को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब उसको फिक्स कर दिया है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिक्स कर दिया है। और एक फैक्टर हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल वाले फैक्टर्स में हमारी क्या मूवमेंट हो रही है, कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चीज हमारी इसमें आती है। वो उसमें जो वो रिप्रेजेंट करके बताएगा कि अगर हमारा जो है, अगर हम एक फैक्टर को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे फैक्टर को हम वेरिएबल रख रहे हैं, तो उससे कितनी मूवमेंट्स हमारी आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम टीपी, एपी, एमपी की मूवमेंट्स देखेंगे। अब वो कैसे चेंज होता है, वो इस तरीके से हम जो चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, लॉ स्टेट दैट व्हेन टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज बाय द एडिंग यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। ये मैंने आपको बताया, वेरिएबल इनपुट को ही आप चेंज कर सकते हो, फिक्स वाला तो फिक्स है। ठीक है, एंड वाइल द क्वांटिटी ऑफ द अदर इनपुट आर हेल्ड कांस्टेंट। एक की कांस्टेंट है और एक की वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले को चेंज करोगे, इसके हिसाब से आपका आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, क्या गोल खिला रहा है, तो वही चीज हमारी इसमें आ जाएगी। द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन बिकम आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। धीरे धीरे मतलब जो वो धीरे धीरे करके चेंजेस होते हैं कि भाई आपके जो आउटपुट है वो किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो एज द proportion of the one factor of combination of factor is increased after a particular point, first of the marginal and then average product of the factor will diminish। मतलब पहले आपका जो MP और AP डिक्रीज होगा, ये अपनी डेफिनेशन दी है बैनहम ने। ठीक है, लेकिन हम कहने का मतलब क्या है, कहने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इसमें दो चीजें आएंगी कि शॉर्ट रन में, यहां पर हम ये शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में एक फैक्टर हमारा फिक्स है, एक फैक्टर हमारा वेरिएबल है। फिक्स वाले को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, वेरिएबल वाले को हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल में अगर हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो हमारे आउटपुट में क्या फर्क आ रहा है, यही चीज हमारा बताएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मतलब किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो चेंजेस हो रही हैं और कैसे हम आगे प्रोडक्शन में अपने आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ चेंजेस इन वन वेरिएबल फैक्टर से हम आउटपुट को कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या बताएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, यहां पर हमारी तीन स्टेटस आती हैं, तीन स्टेजेस हमारी आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, टोटल, एवरेज और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि टीपी, एपी, एमपी तीन चीजों के हम यहां पर मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टीपी का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, वो टोटल क्वांटिटी जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे टीपी। एपी कैसे निकलेगा आपका, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। और एमपी कैसे निकलेगा, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा क्यू या टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को निकाल सकते हैं। और अगर मुझे टीपी निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, सम ऑफ एमपी, क्योंकि एमपी अगर आपको दे रखा है तो उसको सम करके आप टीपी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ आ गई। टीपी कैसे निकलेगा, एपी कैसे निकलेगा, एमपी कैसे निकलेगा। अब देखो इसकी कुछ एजम्पशन है, वो एजम्पशन हमारी क्या कहती है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इज इफ देयर इज एनी मूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी एपी एंड एमपी आउटपुट
विल नॉट डिक्रीज बट इंक्रीज। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तो पहले से आप बेटर प्रोडक्शन आप करोगे, तो वहां पे आप ये बोलोगे टीपी एपी आपका, सर आपने तो बोला था एपी एमपी डिक्रीज होगा, यहाँ पे तो डिक्रीज हो ही नहीं, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, तो वो चीज यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा। ओनली वन फैक्टर ऑफ इनपुट इज मेड वेरिएबल एंड अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। मतलब आप दोनों को कांस्टेंट कर दो या दोनों को वेरिएबल कर दो, आप दोनों को बढ़ाने लग जाओ, तो वहां पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसके साथ साथ दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केसेस वेयर द फैक्टर मस्ट बी यूज इन रिजिडली और फिक्स प्रपोर्शन। आप ये बोलो कि नहीं भैया हम तो फिक्स प्रपोर्शन में ही यूज करेंगे, अगर इतने का इतना इतने का इतना मतलब 1:2 2:1 इसी प्रपोर्शन में हम यूज करेंगे, तो ऐसा आपका नहीं हो सकता। वहां पे रिजिडली बोलो कि भाई नहीं हम इस तरीके से यूज करेंगे, तो ऐसी चीजों में ये रूल आपका अप्लाई नहीं होगा। ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। मतलब आपकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या रहेंगी, होमोजीनियस आपकी रहेंगी। होमोजीनियस मतलब साइज शेप कलर वगैरह सब चीजें आपके सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब लेबर में आप बोलोगे कि लेबर कैसे होमोजीनियस, मतलब लेबर की जो एवरेज मेंटालिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने पहली वाली जो लगाई थी वो अनस्किल्ड थी, दूसरी वाली लगाई वो मोर स्किल्ड लगा दी, ठीक है, तो उसमें आपका फर्क आएगा, ठीक है। ये चीजें एजम्पशन समझ आ गई आपको। इससे हम कुछ चीजों को बारे में बात करेंगे। ये हमारे फिक्स फैक्टर है 1 1 1 1 1 1 1 फिक्स है, ये वेरिएबल फैक्टर है हमारे लेबर, ठीक है। अब मान लो फिक्स फैक्टर में जैसे मान लो हमने कैपिटल ले लिया, ठीक है, या लैंड ले लिया, इसको हमने फिक्स कर दिया, और लेबर को हमने क्या कर दिया वेरिएबल, क्योंकि लेबर तो लेबर फिक्स नहीं हो सकती है, वो वेरिएबल ही रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टीपी आपको दे दिया 100 220 270 300 320 330 330 320, ये इस तरीके से आपको दे दिया। इससे आप जो है ये चीजें जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एपी आपका कैसे निकलेगा, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से 100 डिवाइड बाय 1, 220 डिवाइड बाय 2, 270 डिवाइड बाय 3, 300 डिवाइड बाय 4, मतलब एक एक यूनिट हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक एक यूनिट हमारी बन रही है आगे, ठीक है। तो उससे हमने एपी निकाल दिया। ऐसे ही आप एमपी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसमें आप जो है हाँ यहाँ पर आपका जो है 1 1 1 1 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आप जो है वो एमपी ये चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपका क्या हुआ कि देखो यहाँ पे तो हमने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। ये आपका जो है 220 से आप 100 वो करोगे, तो यहाँ पर आएगा 120, ठीक है। और 270 में 220 करोगे 50, ये आपका 30, ये 20, ये 10, ये 0 और ये माइनस के 10। तो देखो इस तरीके से हम जो वो चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे चीज़ें हमारी इसमें आती हैं, ठीक है। तो टीपी एपी और एमपी तीनों चीज़ें हमने बना दी। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो इस तरीके से चीज़ें हमारी इस तरीके से ग्राफ हमारा बनेगा। ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो स्टेजेस हैं वो आपकी पूछता है। 3 स्टेजेस बनेंगे हमारी, ये इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीजिंग, ये कांस्टेंट और ये आपके डिक्रीजिंग, ठीक है। देखिए ये आती है हमारी पहली स्टेज। पहली स्टेज में क्या है हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एपी इंक्रीज होता है और एमपी जो है वो भी इंक्रीज रहता है, लेकिन एमपी जो वो ऊपर रहेगा किससे, एपी से, ठीक है। मतलब यहां पर जो वो एमपी ऊपर है किससे, एपी से, और इस स्टेज के लास्ट तक आते आते वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एपी जो वो क्या होगा, मैक्सिमम रीच पे पहुंचेगा, ठीक है। एपी जो है वो आपका मैक्सिमम रीच तक पहुंच जाएगा। अब आप देखो सेकंड स्टेज में आते आते यहां पर जो चीजें हैं वो धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योरिटी या डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते थे इसको, ये इंक्रीजिंग
ये डिक्रीजिंग और ये नेगेटिव। देखिए डिक्रीजिंग क्यों, क्योंकि जितने फास्ट से वो यहां पर, पहले आप इसको देख लीजिए, जितनी फास्टली वो यहां पर मूव करा, अब यहां पर वो धीरे 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 करके मूव कर रहा है और इस स्टेज तक आते आते वो क्या हो गया, मैक्सिमम और पीक पॉइंट पे आपका पहुंच गया। अब आप देखो इस स्टेज के बाद ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, इस स्टेज के बाद ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, एमपी आ जाएगा नीचे और एपी आ जाएगा ऊपर। यहां पर पहले एमपी ऊपर था और एपी नीचे था, अब यहां पर आपका एपी ऊपर आ जाएगा और एमपी नीचे आ जाएगा। और एक चीज और सुनो, तीनों ही चीजें डिक्रीज होंगी। यहां पर रेट डिक्रीज हो गया हमारा, जिस रेट से वो फास्टली मूव कर रहा था अब वो रेट हमारा कम हो गया है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। अब आपका मूव तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे मूव कर रहा है। पहले हम फास्ट फास्ट चल रहे थे, चल तो हम पहले भी रहते, चल हम अब भी रहे, अब हम क्या है वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और ये भी हमारा डिक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि यहां तक इस एंड के, इसके एंड तक आते आते ये पीक पे पहुंच गया था और ये हमारा, ये तो पहले से ही पीक के आने के बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो गया था। तो सेकंड स्टेज में तीनों चीजें आपकी डिक्रीज होती हैं। अब सुनो, जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा तो ये एमपी हो गया आपका 0। अब कई बार ये पूछ लेता है टीपी मैक्सिमम कब होता है, टीपी मैक्सिमम तब होता है जब एमपी आपका 0 होता है। टीपी आपका मैक्सिमम है, एमपी आपका 0 है और एपी आपका घट रहा है। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, एपी डिक्रीज होता है लेकिन कभी भी वो नेगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस स्टेज के बाद आएंगे तो ये डिक्रीज होना शुरू होगा, ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये तो पहुंच गया आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये डिक्रीज होगा आपका तो उसके हिसाब से ये भी आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन डिक्रीज तो तीनों होंगे, ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो, जब ये आपका कांस्टेंट था, जब ये आपका मैक्सिमम था तो ये कितना हो गया आपका 0। जैसे ही ये डिक्रीज होना शुरू हुआ ये आपका नेगेटिव हो गया। तो ये जो स्टेज है ये थर्ड है और यहां से ये जो वो आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन यहां पर वो धीरे धीरे पहले आपका ये चीजें इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, इंक्रीज होने के बाद ये आपकी कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट होने के बाद ये आपके डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहां पर चीजों को मूव कर सकते। तीनों स्टेज समझ आ गई आपको? तीनों स्टेज में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ये स्टेज 1, क्योंकि ये स्टेज आपकी इंक्रीजिंग है, इसमें सब चीजें आपकी इंक्रीज हो रही है। आपका टीपी एपी एमपी इंक्रीजिंग रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड वाली स्टेज में ये आपकी जो चीजें हैं वो मैक्सिमम उस पर पहुंच गई हैं और यहाँ पे धीरे धीरे सबका रेट क्या हो गया आपका डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज हो गई है आपकी, क्योंकि टीपी एपी एमपी तीनों ही आपका डिक्लाइन होगा, लेकिन जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाएगा और एपी और टीपी जो आपके पॉजिटिव रहेंगे। अब मान लो इसमें से स्टेटमेंट आपकी दे दी, इन थर्ड स्टेज एपी बिकम नेगेटिव एंड टीपी और एमपी रिमेन पॉजिटिव। अब मान लो ये स्टेटमेंट आपको दे दी, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कौन होता है, टीपी होता है या एमपी होता है। या उसने ये बोल दिया कि इन द फर्स्ट स्टेज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज टीपी बिकम मैक्सिमम एंड एमपी बिकम 0। फर्स्ट स्टेज में नहीं होता, ये सेकंड स्टेज के लास्ट में होता है। ठीक है, या आपसे ये पूछ लिया कि इन द फर्स्ट स्टेज या इन द इंक्रीजिंग स्टेज एपी रिमेन अबव द एमपी, वो चीज आपकी गलत है, क्योंकि ये थर्ड स्टेज में होता है, एपी आपका ऊपर होता है और एमपी आपका नीचे रहता है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल, स्केल का मतलब क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब आप लार्ज स्केल की बात कर रहे हो। तो यहां पर आपकी चीजें क्या आएंगी, ये लॉन्ग रन में आएगा आपका, और लॉन्ग रन में मैंने आपको बता दिया लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर आपका नहीं होता, सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके वेरिएबल हो जाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो गए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब ये कहता है कि अगर हम सारे फैक्टर्स को वेरी कर दें, मतलब कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है, सारे फैक्टर्स को हमने क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया, तो हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द टोटल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन स्केल ऑफ द फर्म।
स्केल ऑफ द फर्म का मतलब है कि चेंज आपका प्रोडक्शन को के लेवल को बढ़ा रही है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द सिमुलेशन और साइमल्टेनियस चेंज इन द स्केल ऑफ द फर्म, और इसमें धीरे धीरे फर्म जो है वो क्या कर रही है, प्रपोर्शनेट अपना इंक्रीज कर रही है इन ऑल द इनपुट्स। इन ऑल द इनपुट्स का मतलब क्या है, देर इज नो फिक्स फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। पहले वाले में हमने क्या करा था, एक फिक्स लिया था, एक वेरिएबल लिया था। यहां पर सबको हमने क्या कर दिया, सारे फैक्टर्स हमने वेरिएबल कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो चीजें आपके अप्लाई होती हैं वो किस तरीके से अप्लाई होंगी, ये चीजें बताएगा हमारा रिटर्न टू स्केल में। रिटर्न टू स्केल हमेशा लॉन्ग रन में अप्लाई होता और वेरिएबल प्रपोर्शन हमेशा शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज शॉर्ट रन फिनोमिना, और यहां पर जो है कुछ फैक्टर आपके फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज एंड ऑल द फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। मतलब फिक्स फैक्टर वाले जो कोई भी आपका चेंज नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड द लॉन्ग रन टर्म ऑल द फैक्टर आर कैन बी चेंज मेड द वेरिएबल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स को क्या कर दो, वेरिएबल कर दो। जो फिक्स वाला है उसको भी आप वेरिएबल कर दो, ठीक है। व्हेन वी स्टडी द चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इज और द इनपुट आर चेंज वी स्टडी द रिटर्न टू स्केल। ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब जब सारे फैक्टर्स को आप चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हम लॉन्ग रन में स्टडी कर रहे हैं। अगर एक फैक्टर फिक्स है और एक फैक्टर आपका वेरिएबल है, एक को हम फिक्स कर दिया, एक को हमने वेरिएबल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपकी जो चीजें हैं वो क्या करेंगे, उसके हिसाब से मूव करेंगे। शॉर्ट रन में है तो अलग तरीके से मूवमेंट रहेगी, और लॉन्ग रन में है तो आपकी अलग तरीके से मूवमेंट रहेगी, क्योंकि फैक्टर में चेंजेस फिर आपके आ जाएंगे। फैक्टर में चेंज होगा तो आउटपुट में आपके अपने आप ही चेंज आएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन द स्केल मीन्स ऑल द इनपुट और फैक्टर आर इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो चीजें हैं आउटपुट भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। तो यहां पे व्हेन अ फर्म एक्सपेंड इट्स स्केल इंक्रीज ऑल इट्स आउटपुट प्रोपोर्शनेटली एंड टेक्निकली देयर इज 3 पॉसिबिलिटी। 3 चीजें हमारी इसमें रहेंगी। टोटल आउटपुट में इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, मतलब जितनी चीजें आपकी जैसा आप इनपुट बढ़ा रहे हो उसके हिसाब से चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है। प्रोपोर्शनेटली मतलब उसके हिसाब से इंक्रीज होंगे। टोटल आउटपुट में इंक्रीज मोर देन द प्रोपोर्शनेटली, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जितना हमने इनपुट लगाया उससे कहीं ज्यादा आउटपुट हमारा जनरेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा हमने इनपुट लगाया वैसा ही हमारा जो आउटपुट जनरेट हो। तो ये कांस्टेंट, ये हमारी कांस्टेंट है, ये हमारी इंक्रीज वाली है, और हो सकता है कि हमारे टोटल आउटपुट में इंक्रीज लेस देन द प्रोपोर्शनेटली, मतलब कम जितना हमने चीजें लगाई उसके हिसाब से हमारा कम मूवमेंट करें। तो वो इस तरीके से चीजें हमारी मूव करेंगी। ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये कांस्टेंट, और ये डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आपने इनपुट के फैक्टर बढ़ाए उसके हिसाब से हो सकता है कि हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा प्रोडक्शन ना करे। अब जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा चीजें आप रिसोर्सेज लगा रहे हो तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। कुछ लेवल तक आपका बढ़ता है लेकिन उसके बाद चीजें आपकी नहीं, चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो जब आपका जो चीजें हैं नॉर्मल उस पर जा रहा है, प्रोपोर्शनेटली आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। प्रोपोर्शनल बोला ना इसने, तो इसका मतलब है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और कम अगर हो रहा है तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। जैसे ये चीज इसने बताई, फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्रीज हुआ, सेकेंड स्टेज में आपका कांस्टेंट हो गया, और थर्ड स्टेज में आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस इसमें बढ़ती हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक की ही मूवमेंट हम देखते हैं, बाकी चीजों को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो वो, अगर इस तरीके का आपका ग्राफ दिया हुआ है तो वो ग्राफ आपका, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग रन की बात कर रहा है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स हमारे जो होते हैं क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे फैक्टर्स जो वेरिएबल हो जाते हैं, इसमें हमारी जो प्रोडक्शन है, पहले हमने बताया कि भाई इंक्रीज हुई, फिर आपकी कांस्टेंट हुई, फिर आपकी डिक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि फर्म को कुछ एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कुछ चीजें हमारी ऐसी रहती हैं कि फर्म अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो कंपनी को फायदा रहेगा,
ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, हमें एक बच्चे के लिए भी उतनी मेहनत करनी है, 10 बच्चों के लिए भी उतनी मेहनत करनी है, 10 बच्चे रहेंगे तब भी हमारी उतनी आएगी। लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर एक स्टूडेंट की बात करेंगे तो पता चले भाई स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर की कॉस्ट आ रही है। ठीक है। अगर मान लो 500 बच्चे हैं तो वो आपके प्रपोर्शनेटली धीरे धीरे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारी जो पर स्टूडेंट पे जो कॉस्ट आएगी वो कम होती चली जाएगी। अब हो सकता है ज़्यादा स्ट्रेंथ रहे तो हम अपनी फीस जो है वो डाउन कर दें। ठीक है। तो ऐसे ही ये चीज भी आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एज द कंपनी इंक्रीज नंबर ऑफ आउटपुट इट्स टोटल यूनिट कॉस्ट बिकम डाउन और डिक्रीज। ठीक है। तो वो जो चीजें आपकी डिक्रीज होती हैं, जो जो एक्सपेंसेस आपके चीजें आपकी रहती हैं, तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। तो कुछ खर्चे कंपनी के ऐसे रहते हैं जो अगर आप एक उसमें खर्चा करोगे तब भी उतना ही आना है, 10 करोगे तब भी उतना है। मान लो ये आपकी कार है कोई, ठीक है, ये देख लेना आपकी कार है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पहिए लगा दिए इसके। अब इसमें मान लो एक पैसेंजर बैठ के जा रहा है तब भी उतना ही खर्चा आएगा, और अगर 4 पैसेंजर या 5 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं, मतलब 3 पैसेंजर आपने पीछे बैठा लिए और 2 पैसेंजर आपके आगे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर आपके 5 में भी उतना ही खर्चा आ रहा है, 3 में भी, मतलब 1 में भी उतना ही खर्चा जा रहा है, अगर आप सिंगल मूव कर रहे हो तब भी आपको उतना ही खर्चा आ रहा है, 5 मूव करोगे तब भी उतना ही खर्चा आ रहा है, तो बेटर क्या 5 बनाओ, तो 5 में कॉस्ट जो वो डिवाइड हो जाएगी। मान लो एक उस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके 2,000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो पर हेड पे अगर सिंगल जाओगे तो पर हेड पे पड़ेगा, अगर 5 लोग पे जाओगे तो पर हेड 400 पड़ेगा, कम हो गया ना। 2 जाते तो 500 पड़ता। ठीक है। और 3 जाते तो उससे कम हो जाता, और अगर उससे और कम जाते तो उसके हिसाब से मूव करता। ठीक है। तो वो चीज हमारी इसके हिसाब से आ जाती है। तो ये चीज हमारा बताता है कुछ चीजों का हमें एडवांटेज मिलते हैं। जो हमें एडवांटेज मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे हमने अपना आउटपुट बढ़ाया तो आउटपुट का हमें कुछ फायदा मिलता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, वो हमारा एक के लिए भी उतना ही करना है, 10 के लिए भी उतना ही करना है, 1000 के लिए भी उतना ही करना है। तो आप 10,000 यूनिट बनाओ तो उसका खर्चा कम आएगा आपका। ठीक है। तो वो चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो हमारी इसमें दो चीजें हमारी रहती हैं, एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, ये चीज आपका एडवांटेज आपके जो रहते हैं ना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। तो जो एडवांटेज आपको मिलते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने पे उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ चीजें होते हैं इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कुछ चीजें होती हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, सिंगल फर्म या मतलब जो है इंटरनल जो फर्म के अंदर की चीजें आपकी रहती हैं। जैसे मैनेजर की सैलरी है, 10,000 यूनिट बनाओगे तब भी उसको उतना ही पैसा देना है, 50,000 बनाओगे तब भी उसको उतना ही करना है। सुपरवाइजर है या ऑफिस स्टाफ की सैलरी है। ठीक है। प्लानिंग है, प्लानिंग में आपको 10 पे भी उतना ही टाइम लगाना है, 500 पे भी उतना ही लगाना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, 10 पे भी उतना ही लगाना है, 500 पे भी उतना ही लगाना है। तो ये आपके जो चीज़ें हैं, कुछ खर्चे आपके क्या रहते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। अब जैसे रेंट है हमारा, रेंट तो हमारा फिक्स है, वो आपका जाना ही जाना है, चाहे इसमें एक बच्चा पढ़ो, 10 बच्चे पढ़ो, 50 बच्चे पढ़ो, कोई मत पढ़ो, वो आपका जाना ही जाना है। लेकिन आप एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करोगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट जो आपके फर्म के बाहर से मिलते हैं आपको। जैसे रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, अब आप ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो आपको हो सकता है कि डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप होलसेल में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को आप कर रहे हो, अब जैसे इवेंट वगैरह के लिए किसी उसके लिए आपको लेना है, आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो तो आपको जो वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हो। अगर आप सिंगल सिंगल चीज़ लेते हो तो वो चीज़ आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बल्क में सामान परचेज कर रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें जो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ जाती है। ठीक है। कॉजेज ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो इसमें दो चीजें रहेंगी, एक होती है इंडिविजिबिलिटी और एक होता है स्पेशलाइजेशन। इंडिविजिबिलिटी और स्पेशलाइजेशन का मतलब आपका क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का मतलब तो ये होता है कि आप चीज़ों को स्पेशलाइज आप कर सकते हो, मतलब जो जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसमें जो वो काम आप कर सकते हो। आप फाइनेंस वाले को फाइनेंस का काम दो तो वो अच्छा बेटर परफॉर्म करके दिखाएगा, आप एचआर वाले को एचआर का काम दो तो वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन इंडिविजिबिलिटी भी आप कर सकते हो, मतलब काम को आप डिवाइड कर दो, एक एक उसके हिसाब से आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो, मतलब एक ही पर्सन के ऊपर सारा लोड आपका नहीं रहेगा।
ठीक है। इंटरनल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे टेक्निकल इकोनॉमीज हमारी आ जाएंगी। ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी उतनी ही लग रही है, एक के लिए भी उतनी लग रही है, 10 के भी उतनी लग रही है, तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो 10 के लिए भी उतनी खर्च होगी, 50 के लिए भी उतनी खर्च होगी। मार्केटिंग इकोनॉमीज, ये मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का जो खर्चा है वो एक के लिए भी उतना ही आएगा, 10 के लिए भी उतना ही आएगा। ऐसे ही फाइनेंशियल इकोनॉमीज, फाइनेंस की जो कॉस्ट है, अगर मान लो आपको पैसा अरेंज करना है तो 10 लाख का भी उतना ही चीज़ें, उतने ही एफर्ट्स लगेंगे, और 5 लाख के भी उतने ही लगेंगे। ठीक है। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज का मतलब क्या, रिस्क अगर आप लोगे तो 5,000 पे भी उतना ही रिस्क लेना पड़ेगा और 10,000 पे भी उतना ही रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये रिस्क तो रिस्क होता है, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। इकोनॉमीज ऑफ रिसर्च, रिसर्च का आपको जो चीज़ें हैं वो आपको खर्चा उतना ही पड़ना है। इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर, अगर आप वेलफेयर की बात करोगे तो 10,000 पे भी उतना ही वेलफेयर का खर्चा आना है और 5,000 पे भी उतना ही आना है, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ों का आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको पता कि भाई ये चीज़ हमारी इसमें आ रही है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो भाई आपकी जो क्लासेस हैं, अब मान लो एक होता है 2-2 घंटे की क्लास कर दी, और एक होता है 1-1 घंटे की डेली कर दी, 2-2 घंटे की 3 और 1-1 घंटे की 6। कहाँ पे फायदा है आपको? 2-2 घंटे की 3, उसमें आपको कम वो लग रहा है ना, अब मतलब वहाँ पे आपको ऑल्टर, अगर आप नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पे कम दिनों में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाओगे। मतलब 3 दिन में आपको वो करना है, मेहनत तो आपको देखो, अगर आप डेली डेली आओगे तो उसमें खर्चा बढ़ेगा आपका, लेकिन उसमें आप हफ्ते में 3 दिन आ रहे हो, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट सेव हो रही है ना, तो ये चीज़ मतलब आपकी इसमें आ रही है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को आप देखोगे। ऐसे ही आप एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करोगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब आपकी चीज़ें इसमें रहती हैं कि जैसे इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन पे भी चीज़ों का आपका फायदा रहेगा। ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब जो है वो आपकी एक के लिए भी उतनी यूज़ होनी है और 50 के लिए भी उतनी यूज़ होनी है। ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ वेलफेयर और इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पहले आप उसमें इंटीग्रेट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, अलग अलग होकर काम कर दिया। पहले आपके सिंगल यूनिट थे, लेकिन अब आपने सिंगल यूनिट से आपने डिवीजन कर दिया, आपने उसको बोल दिया कि भाई ये आप अपना काम देखो, आप अपना काम देखो, आप अपना काम देखो। पहले आप सब लोग मिलके आप लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, सबको अलग अलग बोल दिया कि भैया आप अपना डिवीजन खुद देखो, आप अपना डिवीजन खुद देखो, अब आप इंडिविजुअली काम करो। ये एडवांटेज आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार इसके हमें नुकसान भी होते हैं, तो जो हमें नुकसान होते हैं उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो, अब आप बोलोगे प्रोडक्शन बढ़ाने से हमें नुकसान क्या हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या नुकसान होगा? जैसे आप एफिशिएंटली काम नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मान लो अब एक मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी है, अब आप मशीनरी को, अब आप ये सोचो कि 1-1 घंटा मतलब रोज चला रहे हो और 6 घंटे लगातार चला रहे हो, तो उससे फर्क आएगा ना, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो। एक पंखा आप 24 घंटे चलाते रहो तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना ज़्यादा खर्चा भी बढ़ेगा आपका। ठीक है। अब मान लो मैंने पहले भाई 1-1 घंटा पढ़ा रहा था, अब मैंने आपको 2-2 घंटे कर दिए, फिर मैंने आपको क्या करा, 3-3 घंटे की 2 क्लास देनी शुरू कर दी, फिर मैंने लास्ट में क्या करा, 6 घंटे की 1 क्लास दे दी। अब वो 6 घंटे की 1 क्लास वाला जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 घंटे की 3 क्लास मतलब 1-1 घंटे की 6 क्लास वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या करा, 3 क्लासों तक, ठीक है भाई 2-2 घंटे की 3 क्लासें, चीज़ें समझ आ रही हैं। अब 3-3 घंटे की 2 क्लासें, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि भाई 3 घंटे रेगुलर्स पढ़ना। ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कि भाई एक काम करो, एक दिन आओ 6 घंटे पढ़ के जाओ, फिर आपको लगा नहीं सर 6 घंटे नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो वो चीज़ें फिर ऊपर से जाएंगी। ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन का एडवांटेज भी उठाओ, लेकिन इतना भी एडवांटेज मत उठाओ कि उसमें आपको नुकसान होने लग जाए। ठीक है। तो कई बार आपको जो चीजें हैं, जैसे मतलब आप एक प्रपोर्शनेट से ज्यादा अगर आप बढ़ाते हो तो उसमें फिर आपको कई बार चीजों को, कैपेसिटी आपके मैनेजर की, जैसे मैनेजर है उसको पहले आपने 10,000 यूनिट के लिए संभालने के लिए बोला था, अब आप उसको जो वो 1 लाख यूनिट संभालने के लिए बोल देते हो तो पागल ही हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। अब मशीनरी जितनी ज्यादा चलेगी उतना वियर एंड टीयर होगा, उतनी जल्दी खराब भी होगी।
ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो मशीनरी कैपेसिटी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो उसके हिसाब से चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाती हैं। अब कोई ज़रूर नहीं है जितनी छोटी चीज़ों पे अप्लाई हो बड़ी चीज़ों पे भी सिमिलरली अप्लाई हो, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। अब जैसे मान लो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमें बड़े हॉल लेने पड़ेंगे, हमें बड़े हॉल लेने पड़ेंगे, तो वहाँ पे खर्चा आपका बढ़ जाएगा। एडवांटेज तो आपको मिलेगा लेकिन कहीं कहीं उसका डिसएडवांटेज भी रहता है। अब मान लो एक क्लास आप 10 बच्चों के साथ में ले रहे हो, एक क्लास आप 10,000 बच्चों के साथ में ले रहे हो, तो फिर आपको क्या लगेगा? अब सोचो 10,000 बच्चे एक साथ बोलने लग जाए तो मतलब हम तो पागल ही हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसलिए वहां पे सिर्फ एक आदमी बोलेगा और बाकी सारे बंदे क्या करेंगे? चुप होकर सुनेंगे। थैंक यू। ठीक है, तो वहां पर एक आदमी बोलेगा और बाकी सारे चुप होकर सुनेंगे। तो ये चीजें हमारे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब मान लो एक रूम की कैपेसिटी है 10 लोगों की, पहले एक बच्चा बैठा तो हमने सोचा कि भाई इसमें 9 लोग और बैठ सकते हैं, हमने 5 लोग और बढ़ा दिए, फिर हमने सोचा कि भी और बैठ सकते हैं। अब 10 की जगह मैं यहाँ 20 बच्चे लाके खड़ा कर दूं तो क्या उनके सर पे बैठाऊंगा? भाई एक कैपेसिटी है ना हमारी भी, हम कितनी देर पढ़ सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। अब 24 में से 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता भैया, बाकी काम भी करने में। ठीक है, माइंड को थोड़ा बहुत रेस्ट भी देना है, पता चले हमारा दिमाग ही फट जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आती है। ठीक है भैया, प्रोपोर्शनेटली चीजों को इंक्रीज करो लेकिन उसके हिसाब से चीजें हमें देखनी पड़ेंगे। अब मान लो एक रूम में आपकी कैपेसिटी थी एक मशीनरी लगाने की, तो 2 मशीनरी अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ी, मान लो मैं पहले 1,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था तो मुझे छोटे रूम में काम चल रहा था, लेकिन जब मैं 10,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी सब चीजें एक्सपेंड हो जाएंगी। एडवांटेज तो आपको मिलेगा मिलेगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लेकिन जो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ हमारा उसको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। मेजर डिसइकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर, ठीक है, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज की मतलब फाइनेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी आपको, खर्चा बढ़ जाएगा आपका। मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज, आपको लेबर मैनफोर्स मतलब आपको जो वो बढ़ानी पड़ेंगे। ठीक है, मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज आपकी रहेंगे, मैनेजमेंट की तरफ से मिसमैनेजमेंट आपका रहेगा। भाई 10,000 चीजों को आप इजीली हैंडल कर रहे, अब आपको बोल दिया जाए कि 10 लाख चीजें संभालो, अब आप ये बोलो 10,000 के लिए भी उतना टाइम लगना है, 10 लाख के लिए भी उतना टाइम लगना है, ऐसे कैसे? उसमें ज़्यादा टाइम लगना है। मार्केटिंग डिस इकोनॉमीज, अब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट कर दिए तो वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, उसमें आपको अलग करना पड़ेगा। टेक्निकल डिस इकोनॉमीज, टेक्निकलिटी में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, डेप्रिसिएशन भी आप कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो छोटी मशीन से काम चल रहा था, लेकिन आप 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा आपको। भैया आप लेबर से तो 10 लाख यूनिट नहीं बनवा सकते, वहां पे तो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, डिस इकोनॉमीज ऑफ रिस्क टेकिंग, कितनी चीजों के लिए रिस्क ले सकते हो? मान लो भाई 1,000 बना रहे थे, आपने 5,000 का रिस्क ले लिया, अब आप सोच रहे थे पहले मैं 1 लाख बना रहा था, अब मैं 10 लाख बनाऊंगा, तो भैया 10 लाख यूनिट होती हैं, 10 लाख का रिस्क होता है। 10 लाख के लिए पता कितना पैसा चाहिए आपको? इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? मरना है आपको, रिस्क भी ले लिया तो वो आपका डिस इकोनॉमी में हो जाएगा। अब ये सोचो 10 लाख यूनिट का जो खर्चा आएगा उसका, अब जेब में नहीं है कौड़ी, माँ बेटे की बारात लेके दौड़ी, तो वो वाली कहानी आपकी यहाँ हो जाएगी। तो भैया आपकी जितनी हैसियत है ना, जितना आप रिस्क ले सकते हो, तो उतनी ही हैसियत पे आपको काम करना चाहिए। उससे फालतू हैसियत आप करोगे तो वो बेवकूफ़ी कहलाएगी, वो होशियारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसमें आ जाती है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में आपकी चीजें रहेंगी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्या क्या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा, स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपका हो जाएगा। भाई ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो हो सकता है आपको रॉ मटेरियल ना मिले या चीज़ें मतलब आपकी रहें। कैपिटल लेबर ये चीज़ आपकी हो जाएगी। इक्विपमेंट पावर मतलब पावर ज़्यादा चाहिए आपको, हो सकता है उतनी पावर आपको ना मिले। ठीक है, फाइनेंशियल एंड इक्विपमेंट मतलब आपके आ जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा कि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज से खर्चा आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, वो जो खर्चा आपका बढ़ता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसो क्वांट कर्व। आइसो क्वांट का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मतलब होता है इक्वल, और क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो है, जैसे हमने आईसी कॉस्ट कर्व पढ़ा था ना, इंडिफरेंस कर्व, कि उस पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ऐसा ही मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं
और इससे हमें सिमिलर प्रोडक्शन आपको मिल रही है। तो मतलब इससे हम जो है इतने इतने कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करते हैं तो उससे सिमिलर क्वांटिटी आपकी जनरेट कर रहा है। उस कर्व को हम क्या बोलते हैं? आइसो क्वांट कर्व। ठीक है, जैसे मैं आपको एक, ये इसने बोल दिया Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में L और K, हम दो फैक्टर को यूज करेंगे और उसको यूज करके विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इक्वल और गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब एक कर्व पे आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट आपका जनरेट होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। मतलब इस ग्राफ पे, इस कर्व पे आपका इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको देगा या इक्वल क्वांटिटी आपकी जनरेट करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसमें क्या करेगा, जैसे मैंने 1 यूनिट लेबर की लगाई और 10 यूनिट मैंने कैपिटल की लगाई, तो मेरा आउटपुट कितना आया? 50। अब मैंने ऑब्वियस सी बात है कि लेबर की यूनिट बढ़ा दी 2, कैपिटल मेरी कम हो जाएगी, 7 हो गई, आउटपुट हो गया मेरा 50। मतलब मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, मेरा आउटपुट कितना है? सेम है। तो वो जो चीज है, ये मेरा, ये जो कर्व जब मेरा बनेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? आइसो क्वांट कर्व। ठीक है, तो ये चीज मेरी इस पे आ जाती है। इसमें जो वो ग्राफिकल नहीं है, ठीक है, जैसे आईसी कर्व बनता है ना, सेम ऐसा ही कर्व बनता है इसका भी। ठीक है, तो उस पर जितना भी हमारा जो आउटपुट आपका रहेगा, मतलब वो कर्व आपका मतलब ऐसे ही बनेगा, कन्वेक्स की शेप में बनेगा आपका। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, कि मतलब ये चीज़ मैंने करी तो इस पर इतना आया, और ये चीज़ करी तो मैंने उस पर इतना आया। तो इस पे मैं जितना भी आउटपुट अपना बनाऊंगा वो सेम ही रहेगा। तो आईसी कर्व और आइसो क्वांट कर्व सिमिलर शेप इसकी रहती है प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा प्रोडक्शन में। इसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन शेड्यूल, और इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सारी चीज़ें हमने करी। ठीक है, सो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ में नई वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे हम।